हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारी इस वीडियो में। हम पढ़ रहे थे क्लास 9th का ज्योग्राफी का एक बहुत ही सिंपल सा चैप्टर, दैट वाज पॉपुलेशन। अभी तक हमने पढ़ा था कि पॉपुलेशन होती क्या है, इंट्रोडक्शन हमने देखा, पॉपुलेशन के कॉजेज क्या हैं, पॉपुलेशन के पॉजिटिव एंड नेगेटिव इम्पैक्ट्स क्या हैं, पॉपुलेशन में जो बदलाव आता है वो क्यों आता है, वो लास्ट वीडियो का टॉपिक था हमारे कि पॉपुलेशन में ग्रोथ या चेंज जो होता है उसके पीछे के फैक्टर्स क्या हैं, जिसमें हमने 3 फैक्टर्स पे डिस्कस किया था, बर्थ, डेथ या फिर माइग्रेशन। बर्थ रेट बोल दो, डेथ रेट बोल दो या माइग्रेशन बोल दो, दीज आर द बेसिक फैक्टर्स, दीज आर द बेसिक कॉजेज जिसके बिहाफ पे यू विल फाइंड दैट पॉपुलेशन एक्चुअली बीइंग चेंज्ड, और या फिर बोल सकते हो कि पॉपुलेशन के अंदर बहुत बड़ा बदलाव आता है, ग्रोथ होता है। अब जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक होने वाला है दैट इज इंपैक्ट ऑफ अर्बनाइजेशन इन इंडिया। हमने लास्ट बार पढ़ा था ना कि भारत के अंदर गांवों से लोग निकल के शहरों की ओर बसते जा रहे हैं तेजी से। अब उसके क्या इम्पैक्ट्स हैं उसको डिस्कस करने जा रहे हैं हम आज के पॉपुलेशन के अंदर अर्बनाइजेशन जो होता जा रहा है उसका इम्पैक्ट क्या है। सो फर्स्ट, अगर आप इसको देखेंगे तो तेजी से अर्बनाइजेशन होने के कारण जो फैसिलिटीज है लाइक हाउसिंग, सैनिटेशन, वाटर फैसिलिटीज, पावर, एजुकेशन, ये सारी काफी तेजी से घटती जा रही है, अच्छी फैसिलिटीज। साथ ही साथ स्लम्स बनते जा रहे हैं, सोशल कॉन्फ्लिक्ट, टेंशन क्रिएट होती जा रही है, क्राइम्स भी बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, अगर अर्बनाइजेशन ज्यादा होगा तो ये फैसिलिटीज तो आपकी कम होगी ही होगी, क्राइम्स भी बढ़ेंगे। साथ ही साथ बहुत ज्यादा प्रेशर आपको महसूस होगा ट्रांसपोर्टेशन में, काफी भीड़ भाड़ हो जाएगी, काफी रश हो जाएगा, ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम्स आएंगी, एक्सीडेंट भी होंगे, जाम्स लगेंगे। इसके अलावा एक पॉपुलेशन के कारण होता क्या है, एग्रीकल्चर लैंड क्योंकि अर्बनाइजेशन में कन्वर्ट हो रही है तो एग्रीकल्चर लैंड जो कि काफी प्रोडक्टिव है वो वेस्ट होती जाती है, जिसके कारण से इम्बैलेंस क्रिएट हो जाता है, इकोलॉजिकल और एनवायरमेंट पॉल्यूट होता जाता है। किसी एक जगह पर आप ज्यादा लोगों को इन्वॉल्व कर दोगे, इंगेज कर दोगे, अल्टीमेटली आपको नुकसान होना ही है, तय है वो बात। वॉट इज डिफरेंस बिटवीन पॉपुलेशन ग्रोथ और पॉपुलेशन चेंज, इसके बीच में इसको जानना बहुत जरूरी हो जाता है। तो अगर आप देखेंगे तो ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन का मतलब यहां होगा जब आप नंबर ऑफ पीपल ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग ए स्पेसिफिक पीरियड, जब आप बात करें उस बदलाव की जिसमें जितने लोग किसी कंट्री में रह रहे थे स्पेसिफिक पीरियड में, उसमें बदलाव हो, एक ऐसा चेंज जिसके अंदर जितने लोग कंट्री में रह रहे थे उसमें बदलाव हो रहा है, जबकि यहां पे चेंज इन पॉपुलेशन इज ड्यू टू द बर्थ रेट, डेथ रेट सॉरी, और माइग्रेशन। ठीक है, तो ग्रोथ क्या होगा, ग्रोथ का मतलब 100 से 121 हो गए, 100 करोड़ से 121 करोड़ हो गए, तो ये तो आपका ग्रोथ है। और पॉपुलेशन चेंज मतलब ड्यू टू द दीज 3 कॉजेज आपके अंदर आपकी पॉपुलेशन में बदलाव हो रहा है। पॉपुलेशन ग्रोथ एक्सप्रेस किया जा सकता है एक एब्सोल्यूट टर्म नंबर में, एब्सोल्यूट टर्म में या परसेंटेज में, जबकि बर्थ रेट हाई हो सकता है, डेथ रेट लो हो सकता है, पॉपुलेशन के अंदर इंक्रीज होगा, तो ऐसे में ये बदलाव होते जाएंगे। फिर एब्सोल्यूट नंबर की बात अगर अपन करें तो जैसे मैंने यहां पर आपको बताया 100 करोड़ और 121 करोड़, जबकि यहां पर बर्थ रेट ग्रेजुअली डिक्लाइन हो रही है और डेथ रेट एक्चुअली ग्रेजुअली डिक्लाइन हो रही है, लेकिन माइग्रेशन बढ़ रहा है। तो पॉपुलेशन चेंज के कॉजेज इंपैक्ट डालते हैं, जबकि इधर केवल आप नंबर्स को कंपेयर करते हो, होने में दोनों एक जैसे ही हैं, लेकिन बस इतना सा अंतर है कि जब आप चेंज की बात करते हो तो इसमें कॉजेज को ऐड कर देते हो, और ग्रोथ की बात करते हो तो केवल आप नंबर्स पे फोकस कर रहे होते हो। ठीक है, बस इतनी सी बात थी इसके अंदर समझाने वाली, होपफुली समझ में तुम्हें आया होगा। एक्चुअली गला थोड़ा सा सही चल ही नहीं रहा है, काफ़ी लंबा टाइम हो गया है, इसी कारण से वीडियो की फ्रीक्वेंसीज भी थोड़ी कम है। क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, क्या क्वालिटीज़ होती हैं पॉपुलेशन की, पॉपुलेशन के बारे में हमने पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट दोनों डिस्कस किए, बट इनकी क्वालिटीज़ क्या क्या होती हैं, इनकी स्पेसिफिकेशंस क्या होते हैं, वो हमारा टॉपिक होने जा रहा है लास्ट। ठीक है, एज कंपोजिशन। भारत के अंदर 2011 के हिसाब से एज कंपोजिशन की बात करें तो 58% अडल्ट्स हैं, इसलिए यंग इंडिया हमें कहा जाता है। एज्ड पीपल 6.9% है,
मतलब एज्ड मतलब जो ओल्ड एज से बिलोंग करते हैं 6.9% है। अगर हम बच्चों की बात करें तो 34.4% है। ऑस्ट्रेलिया के अंदर अगर आप देखोगे ना तो जो एज्ड मतलब अच्छी खासी उम्र उन्होंने ले ली है, 35 साल से ऊपर हो चुके हैं और 60 साल के आसपास तक चल रहे हैं, क्योंकि एक हमारा लगभग एक एवरेज एज यही मानी जाती है 60 से 70 साल के बीच। तो ऐसे में ऑस्ट्रेलिया वालों में ये ज़्यादा है, हमारे यहाँ पे अडल्ट ज़्यादा है, ठीक है। तो मान के चलो यंग पीपल लगभग थोड़े से अडल्ट्स एंड यहाँ पे बच्चे, तो ये हमारे यहाँ का एक तरीके का एज कंपोजिशन है जिसके बिहाफ पे आप कंसिडर कर सकते हो कि कितने कितने किस किस कैटेगरी के अंदर हमारे यहाँ पे पॉपुलेशन डिवाइडेड है। हमारे यहाँ पे सबसे ज़्यादा अभी यूथ है, हमारा मैक्सिमम भारत का हिस्सा अभी यूथ का है, लेकिन ये जो यूथ है ये बहुत बड़े पैमाने पर अनएम्प्लॉयमेंट से जूझ रहा है, ठीक है। हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ हो, एक अच्छी एजुकेशन फैसिलिटी हो, वो इनको अभी नहीं मिल रही है। एक प्रॉब्लम और है बड़ी, ये पॉपुलेशन अभी जो 58% है ये ओल्ड भी होगी, तो उस टाइम पर हमारे यहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। हालांकि ये रेशो भी इतना डरावना नहीं बनाता इसको, लेकिन हाँ अगर देखा जाए तो ये पूरी पॉपुलेशन एक साथ बोल सकते हो आप उस एज को अचीव करेगी जो एज सबसे ज़्यादा डिपेंडिंग होती है, ठीक है। तो सरकार के लिए भी लायबिलिटी उस टाइम पर बढ़ जाएगी। एज कंपोजिशन पॉपुलेशन का उन कैटेगरीज को कहा जाता है जहां पे आप एज के साथ में इन्फ्लुएंस करते हैं चीजों को। इट इज वन ऑफ द मोस्ट बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉपुलेशन। अ पर्सन्स एज इन्फ्लुएंस व्हाट ही नीड्स, व्हाट ही बाइज, डज और थिंग्स। नंबर ऑफ परसेंटेज में पॉपुलेशन को आप बदल सकते हो, लाइक चिल्ड्रन, यंग, मिडिल और ओल्ड, ठीक है। ऐसे में यहां पे जो पॉपुलेशन का स्ट्रक्चर है वो इकोनॉमी को भी इंपैक्ट करता है। एज कंपोजिशन के अंदर जो पॉपुलेशन है वो एक्सप्रेस की जाती है 3 बेसिक ब्रॉडर एजेस ग्रुप में, जिसको आपने कहा कि चिल्ड्रन, वर्किंग एज और एज्ड। अब ये देखो ये आ गया एज्ड में, जिसमें आपने ओल्ड कम्युनिटी जिसमें 59 ईयर्स से ज्यादा को इंक्लूड किया, आपने वर्किंग में या फिर एज्ड में काउंट किया 15 साल से 59 के बीच वालों को, जिसको आप यंग भी बोल सकते हो, और यहां पे 15 साल से छोटे को आपने चिल्ड्रन कंसीडर किया है, ठीक है। तो इसमें ये कैटेगराइजेशन है। तो देखा जाए कि भारत के अंदर लगभग अगर अडल्ट्स की बात कर रहे हो आप तो दे आर बिटवीन 15 to 59 एंड एक्चुअल देयर टोटल परसेंटेज इज 58.7 एंड दिस whole of the data relates to the 2011। तो 121 करोड़ के आसपास मल्टीप्लाई अगर आप करोगे इसका 58% भी, तो यू विल फाइंड कि एक बहुत बड़ा हिस्सा हमारे यहाँ पे अभी इस एज ग्रुप का है, मतलब यंग है। और ऐसे में ये थोड़ा सा ओल्डर भी होगा, पुराना भी होगा, एज भी होगी इनकी, और ये ओवरली डिपेंडेंट हो जाएंगे, जो सरकार के लिए बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। So the dependent population is either in a age group of below 15 year or the age group of 59 year। या तो अबाव है 59 ईयर से या फिर 15 साल से छोटी है। तो 15 साल से छोटे वाले और 59 से बड़े वाले ये पूरे तरीके से डिपेंडेंट पॉपुलेशन होती है, इसमें सरकार की लायबिलिटी बढ़ जाती है। यहाँ पर एक और डेटा है कि इंडियंस में पॉपुलेशन जो डिपेंडेंट है वो लगभग 58.7% है पॉपुलेशन में, जो कि आपको यहाँ पर दिखाया हुआ है। ये स्टेट की और सेंटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है दोनों ही कंडीशंस में, छोटे हों या फिर बड़े हों, ठीक है। सो ये एक प्लस फैक्टर था, पॉजिटिव इंपैक्ट था, कैरेक्टरिस्टिक था पॉपुलेशन का कि एज कंपोजिशन भारत में क्या है। नेक्स्ट ऐसा ही हम फैक्टर देखेंगे विच इज सेक्स रेशियो। इसके अंदर हम डिपेंडेंसी दिखाते हैं। सेक्स रेशियो में हम ये डिफाइन करते हैं कि कितने मेल और फीमेल के बीच में आपको डिफरेंस देखने को मिलता है। इट्स क्वाइट सिंपल। जब आप कंपेयर करते हो 1000 मेल्स पर कितनी फीमेल है, मतलब कंपैरिजन के फॉर्म में, लाइक 1000 मेल से आप कंपेयर कर रहे हो कि 1000 मेल का बर्थ हुआ, तो इसके कंपैरिजन में उस एरिया में कितनी फीमेल्स का बर्थ हुआ। बर्थ मैंने एक फैक्टर बोला है, वैसे इसका मतलब क्या होगा कि अगर किसी एरिया में 1000 मेल है तो उसी प्रपोर्शन में फीमेल कितनी है, ये इनका रेशियो होता है, ठीक है। अब आपने इसको जेंडर रेशियो भी कह सकते हो।
तो 1000 मेल के प्रपोर्शन में कितनी फीमेल एग्जिस्ट करती है उस पर्टिकुलर एरिया में, ये आपका सेक्स रेशियो कहलाता है। ऐसे में 2011 के हिसाब से भारत के अंदर 940 फीमेल्स हैं कंपेरेटिवली 1000 मेल के। अब ऐसे में दोनों के बीच में अगर डिफरेंस देख रहे हो तो लगभग 60 फीमेल का अंतर है। इंडिया के अंदर ये एक बहुत बड़ा सोशल इंडिकेटर है कि किस तरह से भारतीयों को देखा जा रहा है कि वो क्या सोचते हैं रिगार्डिंग गर्ल चाइल्ड, बच्चियों के प्रति क्या उनका थॉट है। ठीक है, मतलब किस हिसाब से वो सोचते हैं कि बर्थ बॉय उनके घर में जन्म ले या फिर गर्ल उनके घर में जन्म ले। ये जो डिफरेंस है ये इस बात का इंडिकेटर है कि हमारे यहाँ अभी भी थोड़ा आप ऑर्थोडॉक्स कैरेक्टर को अपनाए हुए हो, मतलब वो पीपल जो कि इस तरह से सोचते हैं। ठीक है, सो हमारी सोसाइटी के अंदर ये डिफरेंसेस और इनइक्वालिटी क्रिएट करने वाला फैक्टर है जो कि एक शेमफुल थिंग है। ऐसे ही नेक्स्ट अगर अपन बात करते हैं तो यहां पर इस टेबल के थ्रू में पता चल रहा है कि क्या रेशो रहा है पास्ट ईयर्स में। सो लेट्स सी, लगभग 51 सेंसस में हमें पता चला इट वाज 946। हालांकि खुशखबरी ये है कि अभी के जो रिपोर्ट्स है उसके हिसाब से ये 1000 से प्लस हुआ है पहली बार। फीमेल कंपेरेटिवली इन प्रपोर्शन 1000 मेल 1000 प्लस हो गई है फीमेल्स। ऐसा अभी की स्टडीज में अभी तक जितना भी सेंसस के अंदर डेटा कलेक्ट हुआ है उससे यही पता चल रहा है कि कंपेरेटिवली 1000 मेल्स अब फीमेल ज्यादा है। ठीक है, तो ऐसे में बहुत दिक्कत होगी। देखो कितना इंबैलेंस हो जाएगा सोसाइटी में, 60 लोगों की शादी नहीं होने वाली है, पोपटलाल बन जाएंगे सारे, फिर क्या मतलब रहेगा। तो 1951 46, 61 में 941, 71 में 930, अप्रोक्सीमेटली यही रेशियो चल रहा है लगभग, लेकिन अब पॉजिटिवली 1000 प्लस जा रहा है। अगर हम पूरे इंडिया के अंदर सेक्स रेशियो को देखते हैं तो हमें पता चलेगा कि यहाँ पे ये देखो, यहाँ जो तिरछी लाइनें आपको दिख रही है वो 985 से अबाव है, मतलब ये कुछ जगह है जहां पे आपको पॉजिटिव चीजें या पॉजिटिविटी देखने को मिलेगा, जिसमें साउथ वाला जो रीजन है वो काफी बेटर है। जो एक खड़ी लाइन है इसका मतलब है 951 से 985 के बीच में यहां पे आपको इस तरह से रेशियो देखने को मिलता है। 916 से 950 के बीच में जो बड़े डॉट आपको दिख रहे हैं यहाँ पे सेक्स रेशियो दिखता है आपको कि कंपेरेटिवली 1000 के कंपैरिजन में गर्ल्स यहाँ पर कितनी है। ठीक है, इस तरह से ये पूरा आपको स्टेट वाइज सेक्स रेशियो दिखाया गया है इंडिया का। होपफुली आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट पे अगर अपन बात करते हैं, नेक्स्ट फैक्टर क्या है, चलो ये लाइन भी रह गई है कि सेक्स रेशियो इज द कंट्री हैज ऑलवेज रिमेन अनफेवरेबल फॉर फीमेल्स। केरला के अंदर सबसे ज्यादा पॉजिटिवली जो 1084 फीमेल्स इन प्रपोर्शन 1000 मेल देखने को मिलता है, जबकि पौंडीचेरी के अंदर भी फीमेल्स ज्यादा है। लेकिन सबसे कम देखने को मिलता है हरियाणा के अंदर, दिस इज 877, मतलब सबसे कम अगर देखा जाए तो जो बड़ा डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा सेक्स रेशियो में वो हरियाणा में देखने को मिलेगा, क्योंकि थोड़ा सा वहाँ ऑर्थोडॉक्स या फिर आप बोल सकते हो ओल्ड थिंकिंग की अभी भी मतलब ओल्ड थिंकिंग वाली आइडियोलॉजीज एग्जिस्ट करती हैं। समाज के अंदर महिलाओं को जितना अधिकार मिलना चाहिए वहाँ पे उतना शायद कंपेरेटिवली दूसरी स्टेट्स के नहीं मिल पा रहा है। जैसे देखो साउथ के अंदर अगर आप देखोगे ना तो वहाँ मेडिकल फैसिलिटीज काफ़ी बेहतर है। हमारे राजस्थान के अंदर हो या नॉर्दर्न इंडिया में हो तो जितनी भी अच्छी नर्सेज होती हैं सारी साउथ से आती हैं, क्योंकि उनको अच्छी हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ उस टाइम पर मिली होती है, अच्छी एजुकेशन उनको मिली होती है और वो सही रास्ते पर होते हैं, फिर वो बेटर करती हैं, कुछ एक्सप्लोर करती हैं अपने आप को। ऐसे में नॉर्दर्न स्टेट्स में नॉर्दर्न स्टेट्स के अंदर काफ़ी ज़्यादा उनका जॉब अपॉर्चुनिटीज़ होता है, देखने को मिलता है। बट ऐसा हमारे यहाँ पर कम है। अगर आप कंपेरेटिवली यहाँ देखोगे तो ये काफ़ी 950 से सारे ऊपर है, 950 के लगभग सब ऊपर है, जबकि यहाँ आप देखोगे तो करीबन 950 के नीचे है। कंपैरिजन अगर आप कर रहे हो 1000 मेल से तो यहाँ ये वाला जो बेल्ट है इस बेल्ट के अंदर 950 से आपको कम मिलेगा देखने को। पंजाब भी ज्यादा दूर नहीं है, 874 है। ठीक है, सो देखो नेक्स्ट लिटरेसी रेट। लिटरेसी का तो बहुत फंडा ही अलग है। लिटरेसी का मतलब यहाँ पे शिक्षा से, शिक्षा मतलब आप कितना पढ़े लिखे हैं। पढ़े लिखे का मतलब भी ये नहीं कि आपने कौन सी क्लास पढ़ी है, क्या आप अपनी मातृभाषा में पढ़ लिख सकते हैं,
या जो आप बोली बोलते हैं, जो मदर टंग आप बोलते हैं, उसमें पढ़ना लिखना समझना आपको आता है, आप जानते हो, तो वही चीज़ लिटरेसी है कि लिटरेसी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वालिटी है पॉपुलेशन की। लो लिटरेसी का मतलब होगा कि बहुत बड़ा ऑब्स्टिकल आप बनने वाले हो इकोनॉमी में। 2011 के हिसाब से जो भी व्यक्ति 7 साल का है या 7 साल से बड़ा है, अगर वो अपनी मदर टंग में किसी भी भाषा में पढ़ लिख सकता है तो उसको लिटरेट माना गया है। उसके बावजूद भी भारत के अंदर 2011 के हिसाब से 73%, 89% ऑफ मेल्स एंड 64.6% ऑफ फीमेल्स आर लिटरेट ओनली। लिटरेसी रेट भारत के अंदर देखेंगे तो ओवरऑल 73% ही है। इसके बावजूद भी 27% भारत के अंदर लोग ऐसे हैं जो पढ़ लिख नहीं सकते, और पढ़ना लिखना भी कितना है, केवल अपनी मदर टंग में पढ़ना और लिखना जानते हो, ठीक है। सो तब भी उसके बावजूद भी लगभग 27% पॉपुलेशन ऐसी है जो पढ़ लिख नहीं पा रही। साथ ही साथ अगर मेल की बात करें तो लगभग 20% मेल अभी भी एग्जिस्ट करते हैं जो पढ़ लिख नहीं पाते, जबकि फीमेल का रेशो तो बहुत ही ज़्यादा है। एंड दिस इज ड्यू टू द आर थिंकिंग, आर सोसाइटी, आर प्रैक्टिसेस, ठीक है। तो वो चीज़ यहाँ पे बताई गई है। ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर में हम बात कर रहे हैं कि किस तरह से पॉपुलेशन का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वर्किंग कैटेगरीज में इकोनॉमिक के हिसाब से, मतलब अर्थ के हिसाब से, पैसे के हिसाब से वो किस तरह से डिवाइडेड है। कई बार ऐसा भी होता है कि पॉपुलेशन क्यों बढ़ रही होती है या पॉपुलेशन के बढ़ने का कारण क्या होता है। जैसे गांव के अंदर लोग रह रहे हैं, अब वो पूरे तरीके से डिपेंडेंट है, अच्छा एग्रीकल्चर है उनका, अच्छे जो भी वो काम कर रहे हैं वो काफ़ी अच्छे से कर रहे हैं। ऐसे में आपके पास में अपॉर्चुनिटी होने पर भी आप शायद नहीं छोड़ के जाएंगे अपनी जगहों को, ठीक है। या फिर पॉपुलेशन के अंदर ग्रोथ मतलब आप बोल सकते हो ना, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर हमारे यहाँ पे ऑक्यूपेशन ही इस तरह का है, ऑक्यूपेशन ही हम लोग जो फॉलो कर रहे होते हैं वो इस तरह के कर रहे होते हैं कि कहीं ना कहीं हमारा जो सिस्टम है, हमारे जो लोग हैं, हमारे आसपास जो लोग हैं, वो इस चीज को शायद अपॉर्चुनिटी मान लेते हैं कि ज्यादा लोग होंगे अगर हमारे परिवार में तो हम ज्यादा कमा पाएंगे, ठीक है। जैसा अमूमन देखा जाता है कि अगर बेटा हुआ तो वो बेटा आपको कमा करके देगा, तो दैट थिंकिंग भी वन ऑफ द रीजंस कि हमारे यहाँ पे पॉपुलेशन के अंदर चेंजेस होते हैं, पॉपुलेशन का ग्रोथ होता है। तो वर्किंग पॉपुलेशन हमारी इकोनॉमी के अंदर बेटर होती है, लेकिन वर्किंग पॉपुलेशन भी हमारे यहाँ पर नहीं है, पढ़े लिखे ही नहीं है, तो काम करने वाले, क्योंकि एग्रीकल्चर सेक्टर में आपने एक तरीके से डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट इन्वॉल्व कर दिया, ज्यादा लोग एक ही काम को कर रहे हैं, ठीक है। सो वो भी एक फैक्टर हो जाता है। तो यहां पर इसने बताया कि ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर भी कहीं ना कहीं इंपैक्ट डालता है। वन ऑफ द बेसिक इकोनॉमिक एक्टिविटी जो कि हमारे सेंट्रल स्टैटिकल ऑर्गेनाइजेशन डिवाइड करता है इंडिया को 3 मेजर फैक्टर्स में, 3 मेजर सेक्टर्स में, एंड उससे हमें पता चलता है कि हमारे यहाँ पे जो स्ट्रक्चर है, दैट स्ट्रक्चर ऑल्सो मेक्स काइंड ऑफ नेगेटिविटी हमारे पॉपुलेशन के अंदर। तो ये भी वो फैक्टर्स हैं, ये भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि कौन सी पॉपुलेशन किस में ज़्यादा इंगेज्ड है और किस तरह से वो काम कर रही है। तो प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी ऑलरेडी हम सब इसको पढ़ चुके हैं, हम सभी जानते हैं इसके बारे में। प्राइमरी एक्टिविटी वो होती है जो हमें डायरेक्टली नेचर से मिलेगी। सेकेंडरी एक्टिविटी बेटा वो होगी जो कि कोई मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी से इंगेज होगी, और टर्शरी सेक्टर वो होता है, टर्शरी एक्टिविटीज़ वो होंगी जिसमें आप कोई चीज़ का प्रोडक्शन नहीं करेंगे, यू विल जस्ट गिव योर सर्विसेज। जो भी आपकी हुनर है, जो भी आपकी स्किल्स है, उसके बिहाफ पे आप अगर पैसा कमाएंगे या जिसके बिहाफ पे पैसा अर्न किया जाता है, तो वो आपका टर्शरी सेक्टर होगा। तो दीज 3 सेक्टर्स आर रिलेटिवली डिवाइडेड अकॉर्डिंग टू देयर वर्क अंडर द ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया, ठीक है। तो ये 3 कैटेगरीज हैं। चलें नेक्स्ट फैक्टर देखते हैं, इसमें कौन सा है नेक्स्ट फैक्टर। द नेक्स्ट फैक्टर जो इसके अंदर हमें पढ़ने को मिलता है, हालांकि उसी से रिलेटेड है, ये कह रहा है कि जब हम पॉपुलेशन के अंदर ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर को भी काउंट कर रहे होते हैं तो वी हैव सम बेसिक थिंग्स, जैसे कि कोई भी जो डेवलप्ड नेशंस होते हैं उनके वहां पे हाई प्रपोर्शन में वो लोग होते हैं जो सेकेंडरी सेक्टर में इंगेज होते हैं। कोई बड़ी बात नहीं है, कोई नई बात नहीं है, कोई भी नया, मतलब आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि जितने लोग कम होंगे प्राइमरी सेक्टर में और जितने लोग ज्यादा होंगे सेकेंडरी सेक्टर में, उतना प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगा आपके पॉपुलेशन का ज्यादा पॉजिटिव इंपैक्ट इन नेशनल इनकम और नेशनल डेवलपमेंट। और साधारण शब्दों में कहूं तो आप डेवलपिंग और डेवलप्ड नेशन में केवल इस तरह से अंतर पता लगा सकते हो कि आपके यहाँ की पॉपुलेशन एग्रीकल्चर में कितना इंगेज है और कितना आउटपुट लेकर आ रही है।
बहुत ही और भी और आसान शब्दों में इसको अगर मैं समझाता हूं तुम्हें, तो ये बात याद रखना कि आपका एग्रीकल्चर जो सेक्टर है, एग्रीकल्चर सेक्टर की पॉपुलेशन जो आज अभी 50% के आसपास है, वो आउटपुट दे रही है या पार्टिसिपेट कर रही है लगभग इतना परसेंट, लेस देन 20%, 20% से कम। ठीक है, ये है हमारे देश की कंडीशन, इंडिया की कंडीशन। एंड व्हाट शुड बी, इट मस्ट बी लाइक ये 50% से कम होनी चाहिए। कितनी? 3 से 5% होनी चाहिए, बस 3 से 5%। और आउटपुट कितना होना चाहिए? भले ही इतना हो कोई दिक्कत नहीं है, 15% के आसपास हो कोई दिक्कत नहीं है। हमारे यहाँ की पॉपुलेशन, ये तो है आपका एग्रीकल्चर सेक्टर। ठीक है, ऐसे ही आपका सेकेंडरी सेक्टर की अगर अपन बात करते हैं तो सेकेंडरी सेक्टर में पॉपुलेशन का एंगेजमेंट, सेकेंडरी एंड टर्शियरी सेक्टर में, सेकेंडरी एंड टर्शियरी सेक्टर में अगर आप देखते हो तो ये लेस देन 50% है, लेस देन 50%। बट अगर आउटपुट देखेंगे तो 85% के आसपास जा रहा है। तो ये तो भारत की कहानी है जो कि डेवलपिंग नेशन है। ठीक है, और अगर आप डेवलप्ड नेशन की बात करते हैं तो डेवलप्ड नेशन में क्या होगा? यही रेशो उल्टा हो जाएगा। 3 से 5% पॉपुलेशन 15% तक आपका आउटपुट दे रही होगी एग्रीकल्चर में, जबकि हमारा 50% पॉपुलेशन लगा हुआ है, जितनी जरूरत नहीं है। तो 50% पॉपुलेशन अगर वहां से हट जाए और इंगेज हो जाए दूसरे सेक्टर्स में तो हमें काफी बेनिफिट दे सकती है। वही बात ये यहां पर बताने की वो कोशिश कर रहा है। डेटास थोड़े बहुत ऊपर नीचे हो सकते हैं। नीड टू चेंज इन प्रेजेंट ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर इन इंडिया, चलो इसको भी पढ़ लेते हैं एक बार। इसने कहा कि 64% पॉपुलेशन आपकी एग्रीकल्चर सेक्टर से बिलोंग करती है, थोड़ी पुरानी बात कर रहा है ये। और अगर आप इसकी प्रपोर्शन में देखते हैं तो पॉपुलेशन सेकेंडरी एंड टर्शियरी सेक्टर में 13 से 20% के आसपास में है। 13 से 20% सेकेंडरी में, 13 से 20% टर्शियरी में। लगभग लगभग आपके वही आ जाता है रेशो कि रेस्ट ऑफ द पॉपुलेशन आपके 50% के आसपास है। लेकिन सबसे ज्यादा बेनिफिट, सबसे ज्यादा पार्टिसिपेशन इकोनॉमी में इन दोनों सेक्टर का ही है कंपैरेटिवली एग्रीकल्चर सेक्टर के। तो हमें बदलाव की जरूरत है। क्यों क्यों जरूरत है भैया? तो जरूरत है बिकॉज द टू मच डिपेंडेंसी ऑन एग्रीकल्चर। आप बहुत ज्यादा डिपेंडेंट हो चुके हो एग्रीकल्चर पे, जिसके कारण से आपका आउटपुट पॉजिटिव नहीं है। इसके कारण से होता क्या है? बेरोजगारी बढ़ती है। बेरोजगारी का कौन सा टाइप है? डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट में क्या होता है? नीड से ज्यादा लोग काम करते हुए दिख रहे होते हैं आपको। जरूरत है 5 लोगों की, काम कर रहे होंगे 10 लोग। अब फर्क पड़ेगा नहीं, क्यों? क्योंकि आपको जेब से पैसा नहीं देना पड़ रहा। आपका एक खेत है, उस खेत के अंदर एक व्यक्ति अगर पूरे दिन मेहनत करेगा तब भी उससे 100 टन 100 टन, एक ऐसे ही बता रहा हूं मैं, 100 टन अनाज उग सकता है। और 10 लोग मेहनत करेंगे तब भी 100 टन अनाज ही उग सकता है। क्यों? डबल स्टोरी तो बनाएगा नहीं वो, एक ही सिंगल लैंड होगी, उसी पे जितना प्रोडक्शन कर सकता है उतना ही प्रोडक्शन करेगा, चाहे वो अकेले करे चाहे 10 लोग करे। तो वो 10 लोग करने से बस टाइम बच सकता है, बाकी और कुछ नहीं। तो वो जो 10 लोग इंगेज हुए हैं, जो 5 आदमियों का काम था या 1 आदमी का काम था, वो शायद 5 कहीं और इंगेज होते तो आपको और ज्यादा बेनिफिट दे सकते थे। इसी को कहा जाता है डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। तो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द फैक्टर जिसके कारण से हमारी इकोनॉमी पीछे है, कि ओवरली डिपेंडेंसी एग्रीकल्चर पे हमारी है और इसके कारण से डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट फैल रहा है। द इंक्रीज इन प्रोडक्शन, आप यहां पे वर्कर्स कम है क्योंकि प्राइमरी सेक्टर में ज्यादा है, मतलब एग्रीकल्चर सेक्टर में ज्यादा है, तो दूसरे सेक्टर के इसलिए वर्कर्स ही नहीं है आपके पास, या फिर कुछ इनोवेटिव आइडियाज नहीं है। ऐसे में ना टर्शियरी सेक्टर में ना सेकेंडरी सेक्टर में वर्कर्स नहीं होने पर आपकी पॉपुलेशन यूजलेस हो जाती है, बिकॉज वो डिपेंडेंट है एग्रीकल्चर सेक्टर पे अभी भी। टू रिमूव पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट, अब जरूरी है आप अपना ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर बदलाव करें, चेंज करें, क्योंकि आपको प्रोडक्शन अगर बढ़ाना है, आपको गरीबी हटानी है, अनएम्प्लॉयमेंट हटाना है, तो आप इन लोगों को हटा करके सेकेंडरी सेक्टर में लाएं। ज्यादा प्रोडक्टिविटी होगी, ज्यादा इनोवेशन होगा, ज्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज होंगी, तो आप अनएम्प्लॉयमेंट को कम कर देंगे। ऐसे में यहां पर इसको यही बताया गया है, सो दैट आपकी इकोनॉमी बैलेंस हो जाएगी अगर इन सभी फैक्टर्स को आप काउंट कर रहे होते हो। तो देखो, अगर आप पॉपुलेशन को सही तरीके से इंगेज करोगे सही काम में, तो आपकी इकोनॉमी भी डेवलप होगी। एंड इसमें कोई भी डाउट नहीं है कि आप आसानी से और बेहतर काम कर पाओगे, अच्छे से परफॉर्म कर पाओगे। नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं।
दैट इज हेल्थ। हेल्थ भी एक फैक्टर है, हेल्थ भी एक सिग्निफिकेंस है, स्पेसिफिकेशन है, फीचर है आपकी पॉपुलेशन का। अगर आप भारत के अंदर बात करते हो तो हेल्थ केयर फैसिलिटीज पॉपुलेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। अगर हेल्थ अच्छी नहीं है तो लोग ज़्यादा जिएंगे नहीं, हमने देखा अभी। अगर आपके बाय बर्थ अगर आपकी कोई बीमारी लग जाती है तो आपका एज ज़्यादा नहीं होगा। आपके बाय बर्थ अगर पोषण अच्छे से मिला है, सारा प्रिकॉशंस यू हैव मेंटेन्ड, या फिर आपको जो भी बीमारियां हो सकती थी आगे फ्यूचर में जिसका टीका वैक्सीनेशन अगर आपको बचपन में ही मिल गया है तो आप उन सभी चीज़ों से बच जाओगे। तो हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ भी, हेल्थ भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है हमारे यहाँ। कुछ डेटाज हैं, जैसे अगर आप सही एफर्ट्स के बारे में बात करें, सही एफर्ट्स देखें, गवर्नमेंट की स्कीम्स देखें, तो डेथ रेट हमारे यहाँ पर डिक्रीज हुई है 25 पर 1000 पॉपुलेशन। तो देखो 1951 के अंदर 1000 लोगों में से डेथ रेट हमारी 25% थी। 100 में से नहीं निकालते अपन, 1000 में से निकालते हैं। मतलब 1000 में से 25 लोगों को जब लगभग मौत आनी थी, 25 को ही आई, मतलब 25 को ही नहीं, मतलब 1000 लोग थे मरने वाले थे। अगर पॉपुलेशन 1000 है तो 1000 में से कितने लोग उम्र से पहले, जो एक एवरेज एज है उससे पहले कितने मर रहे हैं, तो 25। ठीक है, ऐसे इसने बताया कि 25 मरने वाले थे। अब हेल्थ केयर फैसिलिटीज अच्छी होगी तो अब गिरते 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 कितने आ गई, 7.2%। 1000 पे केवल 7 लोग ऐसे होते हैं जो ड्यू टू हेल्थ केयर फैसिलिटीज समय पर ना मिलने के कारण, नेचुरल डेथ की बात नहीं कर रहे हैं, हेल्थ केयर फैसिलिटीज ना मिलने के कारण वो मर जाते हैं। हाँ, वो अलग बात है कि उम्र हो गई और फिर अब कितना ही मशीन भी लगा लो आप तब भी वो व्यक्ति नहीं बचेगा, वो अलग बात होती है। बट किसी लैक ऑफ हेल्थ केयर फैसिलिटीज की डेथ हो रही है तो अपन बोल सकते हैं। तो लाइफ एक्सपेक्टेंसीज अब हमारे यहाँ पर बढ़ गई है, मतलब लगभग 70 साल के आसपास हो गई है कि अब 70 साल तक तो हम जिएंगे ही जिएंगे। ठीक है, पहले कितनी थी, पहले केवल 67 ईयर थी कि 67 ईयर्स तक ही आप जी पाओगे, क्योंकि फैसिलिटीज ही नहीं है। बीमारी लग गई तो भाई मरोगी, बुखार में भी लोग मर जाते थे सोचो। अब हम 68 ईयर्स तक तो ऐसा मान के गए हैं कि हमारा एक्सपेक्टेड लाइफ है। इसके बाद भी बहुत सारे ऐसे फैक्टर हैं जिसमें गवर्नमेंट ने इंप्रूव किया है, पब्लिक हेल्थ केयर फैसिलिटीज, प्रिवेंशन ऑफ इन्फेक्शन डिजीज एंड मॉडर्न टेक्निक्स, मॉडर्न मेडिकल फैसिलिटीज, डायग्नोस करना, सही टाइम पे ट्रीटमेंट करना, वो सारे एलिमेंट्स हैं जो यहाँ पर काम में लिए जाते हैं हेल्थ के अंदर। कुछ ऐसी अचीवमेंट्स भी हमने किए हैं हेल्थ सिचुएशंस में जिसके कारण से इंडिया पहले कई बार हाईलाइट हो चुका है। अब आप कोविड वाला टाइम देख लो, कोविड के अंदर जो वैक्सीनेशन का दौर था उसमें भारत ने बहुत तेजी से वैक्सीन डेवलप की, इवन विदेशों में भी सप्लाई किया। तो अब हमारा प्रोग्रेस जो है वो काफ़ी ज़्यादा है, कंपेरेटिवली हमारे अचीवमेंट्स काफ़ी ज़्यादा है हमारे जो सेटबैक्स हैं उससे। ठीक है, सो जो हमारे यहाँ फैसिलिटीज़ हैं, वाटर, ड्रिंकिंग सेफ वाटर, बेसिक सैनिटेशन फैसिलिटीज़ हर जगह पर मतलब अवेलेबल है। बट हाँ, अगर आप कंपेयर करते हो कुछ सेक्टर से, कुछ जगहों से, स्लम्स हैं, गांव हैं, वहाँ पर ये चीज़ें अभी भी थोड़ा सा पिछड़ापन है वहाँ पे, लेकिन काफ़ी तेज़ी से डेवलप कर रहा है क्योंकि पॉपुलेशन काफ़ी तेज़ी से डेवलप हो रही है। तो फैसिलिटीज़ जितनी आप बढ़ाओगे वो हमेशा कम पड़ती जाएगी। ठीक है, क्या एडवांटेजेस हैं अच्छी हेल्दी पॉपुलेशन के, तो ये लोग आगे चल करके काफ़ी इंपॉर्टेंट रिसोर्स बन के उभरते हैं। हेल्दी पॉपुलेशन हमेशा आपकी डिपेंडेंसी को कम कर देगी। मतलब सोचो कोई व्यक्ति अच्छा कमा रहा है तो वो हमेशा एक अच्छा भागीदार बनेगा इकोनॉमी के अंदर, लेकिन अगर वो डिपेंडेंट है, सरकार को उस पर खर्च करना पड़ रहा है, तो उसको डिपेंडेंसी कहा जाएगा। अगर वो व्यक्ति हेल्दी है तो हेल्दी माइंड कभी भी फ्री नहीं बैठेगा, वो क्या करेगा, वो हमेशा कुछ ना कुछ इनोवेटिव करने की कोशिश करेगा, खुद से अर्न करने की कोशिश करेगा नॉल। लेकिन अगर वो हेल्दी नहीं है तो फिर वो डिपेंडेंट हो जाएगा। तो एक अच्छा व्यक्ति, एक हेल्दी व्यक्ति हमेशा पॉजिटिव रिसोर्स बनकर ही उभरता है आपके टोटल आपकी इकोनॉमी में हो चाहे आपके सोशल में हो। तो ऐसे में एक हेल्दी पॉपुलेशन आपके लिए हमेशा डिपेंडेंसी कम कर देती है, और ऐसे में हेल्दी पॉपुलेशन आपको नेचुरल रिसोर्सेज के तौर पर भी उभरती हुई दिखती है और ये आपको हमेशा कमा करके देती है। ठीक है, हेल्दी पॉपुलेशन विच कैन मेक फुल यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, अ काइंड ऑफ ह्यूमन रिसोर्स इटसेल्फ। आपके जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उसको सही तरीके से यूज करेगी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट तक लेके जाएगी और अपने आप को कंसिडर करा जाएगा ह्यूमन रिसोर्स। होपफुली ये चीज तुम्हें समझ में आई होगी। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, एडोलेसेंट पॉपुलेशन। अब देखो एडोलेसेंट क्या होता है, अडल्ट वर्ड से काफी सिमिलर है ना, तो वैसे ही है। एडोलेसेंट पॉपुलेशन
उस पॉपुलेशन को कहेंगे जो कि यंग है, टीन्स आप कह सकते हो ना, जो टीनेजर्स होते हैं उसके लिए बारे में कहते हैं। हमारे यहाँ की पॉपुलेशन का एक स्पेसिफिकेशन है कि हमारे यहाँ के इस तरह के लोग ज़्यादा हैं जिनका एज ग्रुप 10 से 19 साल के बीच में है, तो उसको एडोलेसेंट पॉपुलेशन कहा जाता है। ये पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से डेवलप कर रहा है, लगभग 5th ऑफ द टोटल पॉपुलेशन इन इंडिया, और ऐसे में इसका जो साइज़ है वो बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट डालता है हम पर। जो अगर कई बार ऐसा भी होता है कि न्यूट्रिशियस लेवल की रिक्वायरमेंट इस एज ग्रुप में काफ़ी ज़्यादा डेवलप होती है। अगर कोई बच्चा नॉर्मल चाइल्ड है तो उसको बहुत ज़रूरत होगी न्यूट्रिशंस की। पुअर न्यूट्रिशन अगर मिल रहा है तो डेफिशिएंसी क्रिएट हो जाएगी। डाइट अगर अच्छी अवेलेबल मिल रही है तो वो आपके लिए आगे चल के एक अच्छा रिसोर्स बन के उभरेगा। तो ऐसे में लार्ज नंबर ऑफ एडोलेसेंट गर्ल्स सफर फ्रॉम एनीमिया। गर्ल्स के अंदर ज़्यादा देखने को मिलता है क्योंकि उनके पास में अपनी हेल्थ को लेकर के ज़्यादा सीरियस या फिर ज़्यादा अवेयरनेस नहीं होती, या फिर उनके पेरेंट्स भी ज़्यादा अवेयर नहीं होते अबाउट दीज ऑल थिंग्स। सो ये प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। यहाँ पर इस तरह की सिचुएशन में आप बोल सकते हो कि डेवलपमेंट प्रोसेस के अंदर ये बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप कुछ ऐसा क्रिएट करें जिसमें लोग एक सही टाइम पर सही शिक्षा, सही ज्ञान, सही हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ के साथ में उभरें, तो नो डाउट आपकी जो पॉपुलेशन होगी वो ह्यूमन रिसोर्स में कन्वर्ट हो पाएगी। ठीक है, सो इसका तो डेफिनेशन आप याद रख लेना, ये आपकी टीन से रिलेटेड है, टीनेजर्स से रिलेटेड है। नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी, ये इंपॉर्टेंट है, NPP 2000। अगर आप प्लानिंग कमीशंस की बात करें तो प्लानिंग कमीशन ने पहले कई सारी चीज़ें डेवलप की थी। तो इंडिया की प्लानिंग कमीशन ने पॉपुलेशन के हिसाब से भी कुछ प्लान्स बनाए थे फॉर पॉपुलेशन। उन्होंने बताया कि फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम कुछ इस तरह से होना चाहिए जिसमें कि आप एक प्लान डेवलपमेंट, एक प्लान बनाएं कि आपकी पॉपुलेशन किस रेशियो में, किस प्रपोर्शन में बढ़नी चाहिए, कितने गवर्नमेंट को किस लेवल पे जाकर के हेल्प करनी चाहिए लोगों की, या उनको समझाना चाहिए, लोगों के अंदर अवेयरनेस हो कि कितने लोग, कितने बच्चों को जन्म दिया जाए। तो प्लानिंग कमीशन ने प्लान्ड डेवलपमेंट की, मतलब प्लान्ड स्ट्रक्चर किया दैट इतना इस तरह से पॉपुलेशन को ट्रेन किया जाएगा, फैसिलिटीज दी जाएगी, अवेयरनेस फैलाई जाएगी ऑल। सो ऐसे में प्लानिंग फॉर द फैमिली इंप्रूव किया कि आप लोगों के हेल्थ एंड वेलफेयर के अंदर गवर्नमेंट काम करे। फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम चलाया गया था 1952 में, जब लोगों को बताया गया था कि इसकी क्या क्या पॉजिटिविटी है। अगर आप इसको सही तरीके से समझते हैं तो लोग अवेयर किया गया कि ज़्यादा लोग अच्छे नहीं हैं, क्या फीचर्स थे इसके। तो जो नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी थी उसमें आज तक पता है आपको प्रॉब्लम क्या है, पॉपुलेशन के ऊपर एक कोई हार्ड रूल अब तक नहीं बन पाया है। भारत के अंदर सबसे बड़ी कमी है कि आपने सजेशंस ही दिए हैं, केवल स्ट्रिक्टनेस नहीं दिखाई है आपने। सो ये सजेशंस ही हैं, कुछ फीचर ही थे उस टाइम पर। तो यहाँ पे जो नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी थी उसके अंदर कुछ पॉलिसी की फीचर्स हैं कि आपको फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन दे दी जाएगी, अच्छी बात है। एम था कि आप इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट को कम कर लोगे। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट मतलब जब बच्चों को जिस टाइम पर पोषण की जरूरत होती है, ज्यादा सपोर्ट की जरूरत होती है, अगर वो आप अचीव नहीं कर पाते हो तो क्या होता है, तो वो चीज बताई इन्होंने। एक और एम ये था कि आप यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन भी आपको अचीव हो जाए, ठीक है, और वैक्सीनेशन मिले आपको। जितनी भी डिजीज ऐसी जो आपको आगे चल के इम्पैक्ट कर सकती है, सफर करना पड़ सकता है उन सभी से, वो चीजें भी यहाँ पर बताई गई। मतलब देखो, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट का मतलब हो गया 1000 में से 30 तक, 30 से नीचे लेकर आ जाओ कि 1000 बच्चों का जन्म हो रहा है तो वो जन्म के बाद में 1 साल तक कितना सस्टेन कर पाते हैं। वो 1 साल का जो टाइम ड्यूरेशन होता है ना, वो काफी क्रूशियल होता है बेटा। तो 1 साल के अंदर अगर वो मर जाते हैं तो उसको इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट में कंसिडर किया जाएगा, ठीक है। साथ ही साथ मैरिजेस की जो एज है, गर्ल्स की जो एज मानी गई है, जो 18 साल है, उसको और थोड़ा डिले किया जाए। अभी क्या होता है, मतलब पहले 18 साल भी अभी कम है हालांकि देखा जाए तो, लेकिन एज लिमिट तय कर दी गई कि 18 साल से पहले नहीं, उसको बाल विवाह कंसिडर किया जाएगा। जब ये बात की जा रही है, जिस टाइम की बात है, तो उसमें तो 11-12 से 16 साल के बीच में बच्चियों की शादी कर दी जाती थी। और सेम ऐसे गर्ल्स के साथ ही नहीं, लड़कों के साथ भी था कि उनकी भी शादी कर दी जाती थी। तो उसको प्रोलॉन्ग किया जाए, थोड़ा सा और बढ़ाया जाए आगे, वो बात भी यहाँ पर बताई गई। साथ ही साथ फैमिली प्लानिंग जो की जाए वो थोड़ा सा सेंसिबल मैनर में किया जाए। फैमिली वेलफेयर ऑफ पीपल सेंटर्ड प्रोग्राम चलाया जाए, मतलब लोगों को समझ में आए कि क्या प्रोग्राम चल रहे हैं हमारे लिए, वो भी इसका
फोकस था, मेन इंटेंशन था इस पॉलिसी का, जिसमें लोगों को अवेयर किया जाता था कि आप कैसे प्रोग्राम चला सकते हो, कैसे चीज़ों को इसमें इंगेज कर सकते हो, कैसे लोग इसके अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं, लोगों की वेलफेयर की क्या क्या चीज़ें इसमें होगी, लोग कैसे इसके साथ जुड़ेंगे, उनको बेनिफिट किस तरह से मिले, वो सारी चीज़ें भी इसमें इंगेज की गई। लास्ट पॉइंट, इसके अंदर क्या फीचर है, नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी और एडोलेसेंट पॉपुलेशन के बीच में, मतलब 10 साल से 19 साल के बीच के जो बच्चे हैं उनका और नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी 2000 का क्या रिलेशन है उसको समझते हैं। यहां पर भारत, इंडिया के अंदर जब ये पॉपुलेशन का पॉलिसी बना 2000 के अंदर, तो उसमें कुछ ऐसे फीचर्स को आइडेंटिफाई किया गया कि सबसे ज्यादा फोकस करना इन लोगों पे जरूरी है, इस एज ग्रुप पे जरूरी है जहां पे बच्चा शायद सीख रहा होता है या फिर काफी ज्यादा उस टाइम पर अगर उसको एक अच्छा माहौल मिल जाए तो शायद वो बहुत कुछ अच्छा कर पाएगा। लाइक अच्छी हेल्थ केयर फैसिलिटी मिल रही है, अच्छी एजुकेशन मिल रही है, तो डेफिनेटली वो ह्यूमन रिसोर्स में कन्वर्ट होगा। तो यहां पर इस पॉलिसी के अंदर कुछ ज्यादा मेन फोकस किया गया था, जैसे यहां पे जो पॉपुलेशन है इसको ग्रेटर अटेंशन की जरूरत थी, न्यूट्रिशियस लेवल की रिक्वायरमेंट थी, तो पॉलिसी के अंदर ज्यादा एम्फेसाइज किया गया कि जितनी चीजों की जरूरत है, जितने न्यूट्रिशंस की जरूरत है, जो प्रोटीन की जरूरत है, उसको इन लोगों तक पहुंचाया जाए, बच्चों तक पहुंचाया जाए। चाहे आप अपने खाने की फैसिलिटी गांव में देख लो, गांव के स्कूलों में देख लो, सरकारी स्कूलों में देख लो, आजकल तो दूध भी दिया जाता है हमारे राजस्थान के अंदर, तो वो सभी इससे जुड़ा हुआ है। और हाँ, एक और चीज है, कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि एसटीडी जिनको कहा जाता है, प्रेगनेंसी के दौरान जो होती है, और जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज हैं जैसे एड्स वगैरह है, तो उनके लिए भी उनको अवेयरनेस दी जाती है। इसके अंदर फोकस किया गया किस तरह से प्रोटेक्ट अपने आप को कर सकते हैं इन सब चीजों से, वो भी चीज यहां पर बताई गई। क्योंकि इस एज ग्रुप में अगर हम जिस टाइम की बात कर रहे हैं, वहां पे शादी उनकी कर दी जाती थी छोटी सी एज में, और उस टाइम पर वो इन सभी चीजों से सफर करना शुरू करते थे। इसको इसी कारण से एनकरेज किया गया कि मैरिजेस को डिले किया जाए, जो चाइल्डिश नेचर है उसको थोड़ा सा खत्म किया जाए, मेच्योरिटी उनके अंदर आए, और उसके बाद ही वो कुछ ऐसे स्टेप्स ले। सही एजुकेशन हो इनकी, रिस्क प्रोटेक्टेड सेक्स, या फिर कोई भी किसी भी तरीके का जो भी एक्सेसिबल अफोर्डेबल कंडीशंस हैं, चाहे सैनिटरी नैपकिन्स की बात हो, चाहे सैनिटेशन फैसिलिटीज की बात हो, चाहे सेफ सेक्स की बात हो, वो सारी चीज़ें यहाँ पर इनको सिखाई और बताई गई। और इसी कारण से हमारे पॉपुलेशन के अंदर इन सब चीज़ों को ज़्यादा हाईलाइट किया गया इस नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी सन 2000 के अंदर जो लॉन्च हुई उसके अंदर। ठीक है, और इसका बेनिफिट भी बहुत था कि जो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट जिन पे पड़ेगा, या जो सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होंगे आगे चल करके, तो वो लोग ज़्यादा अच्छे से फोकस्ड किया जाए, उनको समझाया जाए। और इसी कारण से आप टेक्स्ट बुक में, अपने जो आपकी टेक्स्ट बुक है उसमें इन सब चीज़ों को पढ़ते हो। और इसी कारण से, क्योंकि ज़रूरी है इस एज में आपको ये चीज़ समझ में आना कि व्हाट इज़ राइट और व्हाट इज़ रॉन्ग, एंड व्हाट थिंग्स आर बी एट दैट टाइम। जो भी चीज़ें आपकी सही समय पर सही जगह पर आपको करनी है वो क्या है, क्या आपको करना है, क्या आपको नहीं करना है, ये चीज़ आपको बताई जाए, तो वो सारी चीज़ें भी इसमें फोकस करवाई। ठीक है, होपफुली यहाँ तक चीज़ें तुम्हें समझ में आ गई होगी। बहुत ही सिंपल सा था चैप्टर, और इस तरह से हमने हमारे चैप्टर को कंप्लीट किया। शायद कहीं भी आपको इशू नहीं आए होंगे। ऑलरेडी मैंने आपको बताया था फर्स्ट वीडियो में कि दीज आर आर चैनल्स, रेस्ट चैनल्स। मेन चैनल हमारा ये है, इसके अलावा और भी हमारे पास में बहुत सारे चैनल है जो फ्री में नीट पढ़ना चाह रहे हैं, फ्री में जेई की प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं, तो दीज चैनल्स यू नीड टू फॉलो। बोर्ड्स 11th एंड 12th जो साइंस वाले हैं उनको यहाँ पे सारा कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। जो इंफॉर्मेशंस मिलती है रिगार्डिंग आपके जेई के, नीट के, या कुछ ऐसे टॉपिक्स, रिलेवेंट क्वेश्चंस हैं, टफ क्वेश्चंस हैं, या ज़्यादा क्वेश्चन जो रिपीट होते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, वो सारे उनके सॉल्यूशन यहाँ आपको मिलेंगे। आजकल एक CUT एग्जामिनेशन होता है जो कि यूनिवर्सिटीज़ के अंदर एंट्रेंस टेस्ट होता है, उसके लिए भी हमारा एक अलग से चैनल है जिसपे भी फ्री ऑफ कॉस्ट यू कैन स्टडी। और अपना नीव तो है ही जिंदाबाद, जिसमें आपको 9th एंड 10th के सारे लेक्चर्स प्लस NTSC की सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है। दूसरे ओलंपियाड्स के भी लेक्चर्स आपको यहाँ पर अवेलेबल हैं। इन सभी के साथ में फ्री डाउट सेशंस, सारी चीज़ें फ्री, सारे नोट्स आपके लिए फ्री, सारे डाउट्स आपके लिए फ्री। टीम हमेशा आपके लिए रेडी रहती है आपको बताने के लिए। होपफुली जो लोग इनसे बेनिफिट ले रहे होंगे उनको सब कुछ पता होगा, और जो नहीं ले रहे हैं उनको पता आपको करवाना है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।
Let's meet again with a new topic, with a new chapter in next class. Thank you so much.